बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम अगस्त है और दिन है हफ्ते का। 3 सवालात बहुत अहम हैं। पहला ये, जीती जागती कौम है, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और हमेशा बच्चे नहीं रहते, 15-16 साल में जवान हो जाते हैं। हम जवानों के मुल्क हैं, बुढ़ों के कंट्री नहीं है। आप उन ममालिक में देखो, ये जो आपको गोरे नज़र आ रहे हैं, पूरी ट्रेन में 2-4 बच्चों के अलावा कोई बच्चा नहीं है। ये 20-25 साल के बाद बुढ़े हो चुके होंगे और इन बुढ़ों को पीछे पालने वाली कोई नस्ल नहीं है। तो आपको ट्रेनों और जहाज़ों की ज़िंदगी नज़र आ रही है। उस ओल्ड हाउस में जाओ जहां ये 10-20 साल के बाद रिटायर होके जाने वाले हैं। ये सारी ज़िंदगी ट्रेनों में नहीं होंगे। उस ओल्ड हाउसेज में जाके देखो इन बुढ़ों का हशर क्या हो रहा है। और हम अपनी वालदा के बुढ़ापे को भी जानते हैं। हमारी माँ ने हमें पालने के लिए, हमारी माँ, ये सब माएँ ऐसे करती हैं, सिर्फ मेरी माँ नहीं है, सब माएँ ऐसे करती हैं। हमें पालने के लिए उन्होंने 10-15 साल कुर्बानी दी है। उसका आउटपुट उनको पूरी ज़िंदगी मिलता है, फिर पूरी ज़िंदगी मिलता है। मुझे याद है मेरी वालदा बीमार थी आखिरी दिनों में जब उनकी डेथ हुई है। हम 4 भाई और बहनें भी। तो वालदा कहीं रूम में अकेली हो गई। कोई नर्स आई ना, वो समझ रही थी इनके पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी वो नर्स, ये बुढ़िया बुढ़िया ऐसे करके ना। उसका ख्याल था कि अस्पतालों में कुछ लावारिस भी बूढ़े होते हैं, डाल के लोग चले जाते हैं। बहुत ही बदतमीजी से हॉस्पिटल में ना, बुढ़िया कौन है क्या है। वो बेचारी वालदा के तो होश ही नहीं था उनको, यानी सर्वाइकल में कोई चोट वोट लगी थी, जो दिमाग डैमेज हुआ था उनका। वो बोल नहीं पा रही हैं, इस तरह से बात कर रही है। हम 4 भाई जब पहुँचे ना, पूरे पले पलाए 2 दांत के, मैं भी था, मेरे बड़े भाई भी, उनसे छोटे भाई भी, और हमारी बहनें भी जब गए हैं, उस नर्स का एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया। बड़ी इज्जत देने लगी। भाई ये तो पूरा ख़ानदान है, इतने लंबे तड़ंगे इनके बच्चे हैं, बेटे हैं। उस वक्त खुदा की कसम मुझे ये ख्याल आया, औरत की इज्जत। हालांकि मेरी वालदा सुपरवाइज़र रिटायर हुई थी। जब आप रिटायर हो जाते हो ना, आपकी डिग्री की 2 टके की वैल्यू नहीं होती। औरत की इज्जत औलाद से है। जैसे ही हम गए हैं, मैंने क्योंकि उस नर्स की आवाज़ सुन ली थी, मैंने आंखें दिखाई उसको, एकदम उसको अंदाज़ा हो गया भाई ये इनकी माँ है। मुंह तोड़ देंगे अगर उल्टे तरीके से बात की, माँ है ये। तो ये जो जाहिर नज़र आ रहा है ना, जाहिर नज़र आ रहा है ना, उन मुल्कों का जिनको आप तरक्की याफ्ता कंट्री समझते हो, इस जाहिर से धोखे में बोलो मत आओ। कोई बात नहीं, आज बच्चा माँ को तंग कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है, कि कल यही बच्चा माँ की इस खिदमत को याद करके माँ को पालेगा। और हमारे मज़हब में अल्लाह के बाद किसका हक़ सबसे बड़ा है? माँ और बाप का। माँ और बाप का हक़ है। और ये जो तुम्हें उन मुल्कों की तरक्की नज़र आ रही है ना, ये अब धड़ाम से नीचे गिरने वाली है, क्योंकि बहुत मजाक हो गया, सही है ना, बहुत इंजॉय कर लिया, नई नस्ल पैदा नहीं की है। शहरों के शहर, मुल्कों के मुल्क वीरान होते चले जा रहे हैं। ये जो मुझे और आपको वो लोग वीज़े दे रहे हैं, दबा के जाओ हमारे मुल्क में, आओ हमारे मुल्क में। क्यों? बंदा नहीं है उनके मुल्क में। शार्ट मार्केट से वो सारे जो ट्रेनों में मुताला करते हुए नजर आ रहे थे ना, ठिश पिश लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, उनको पता है 10-15 साल के बाद प्रोग्राम बढ़ गया, ये गए, खत्म। हर शोबे में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पूरी दुनिया में घुस गए हैं, आबादी ज्यादा है। तो हम अपने मुल्कों में भी स्ट्रांग, और उनके मुल्कों में भी कौन स्ट्रांग होगा? हम होंगे। इसलिए ये लिबरल सेकुलर लोग जो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी इतनी ज्यादा, वसाइल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तुम्हें नेचर से हटा रहे हैं। ना हमारे पास ज़मीन की कमी है, स्पेस की, ना हमारे पास वसाइल की कमी है। हमारे पास अगर कमी है, ईमानदार हुक्मरानों की कमी है। हम पे करप्ट लोग मुसल्लत हैं। ऐसे में मेरे भाई हमारे पास 2 ही चीज़ें पॉजिटिव हैं, एक मज़हब और एक आबादी। ये 2 चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया तो हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। मिसाल के तौर पर हमारी वालदा के बच्चे ना होते या एक आध होता, सारी जिम्मेदारी एक पे आती। पाकिस्तान में ओल्ड हाउस होते, गवर्नमेंट के होते, बूढ़े लोग ओल्ड हाउस में जाके रहते, उनको वो इज्जत मिलती जो घर में औलाद से मिलती है? जवाब दो ना, बोलो भाई, नहीं मिलती। और हमारे ओल्ड हाउस गवर्नमेंट बनाती। गवर्नमेंट ने स्कूलों का क्या हशर किया हुआ है, ओल्ड हाउसेस का हशर उससे ज़्यादा बुरा होता। इसलिए इन 2 चीज़ों पे फ़ख्र करो, एक मज़हब पे और एक बढ़ती हुई आबादी पे। ये हमारा सरमाया है। इस्लाम दीन फितरत है, नेचर का दूसरा नाम है। इस्लाम आपको नेचर के अगेंस्ट जाने की इजाज़त नहीं देता। नेचर आपसे औलाद की कसरत चाहती है। क्यों? इसकी मैं एक दलील दे के बस टॉपिक को चेंज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। नेचर आपको भूख क्यों लगाती है बताओ? ताकि आप अवॉइड करो या खाना खाओ? बोलो ना। भूख इसलिए लगाती है ताकि खाओ। खिलाने के बाद उसका साइंटिफिकली जो मंतिकी नतीजा निकलता है वो क्या निकलता है? खून बनता है बॉडी में। यही होता है ना, उस बॉडी में खून बनने का नतीजा क्या निकलता है? ताकत आती है, आप जिंदा रहते हो। यही है ना। अब अगर कोई कहे कि नहीं खाओ नहीं, फितरत से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? वो खाना छोड़ दो, हैं
या अगर कोई कहे खाओ मगर खून ना बनने दो, सही है ना, तो ये भी फितरत से जंग है या नहीं है? तो इसके नताइज अच्छे निकलेंगे बुरे निकलेंगे? बुरे। याद रखो, जिस तरह फितरत ने भूख लगाई है, इसी तरह फितरत ने लड़का लड़की के बालिग होते ही दोनों में शहवत पैदा की है। ये शहवत दबाने के लिए नहीं बल्कि दोनों को मिलाने के लिए पैदा की है। और दोनों के मिलाप का जो नतीजा निकलता है, ये नतीजा मौलवी नहीं निकाल रही है, फितरत निकाल रही है, वो नतीजा औलाद की सूरत में है। आप या तो दोनों को मिलने नहीं दे रहे बालिग होने के बाद, जल्दी शादी नहीं करने दे रहे, तो भी फितरत इंतकाम लेगी, वही होमोसेक्सुअलिटी फैलेगी जो यूरोप और उन मुल्कों में फैल चुकी है। जमशेद की शादी गफ्फार से, गफ्फार की शादी वसीम से, ये चल रहा है वहां पे। या ज़िना फैलेगा, हरामी बच्चे पैदा होंगे, बगैर बाप के बच्चे पैदा होंगे, सोसाइटी की ऐसी की तैसी नस्ल बढ़ गई, खानदानी निज़ाम तबाह। तो आपको ना इनको मिलने से रोकना है, और उस मिलाप का नतीजा क्या होता है? औलाद। जैसे खाना खाओगे नतीजे में खून बनेगा, मर्द और औरत के मिलाप के नतीजे में क्या पैदा होता है? औलाद पैदा होती है। तो मिलने से रोकोगे तो भी नेचर की बगावत, औलाद पैदा करने से रोकोगे तो भी नेचर की बगावत। सज़ा मिलेगी, वो सज़ा, दो सज़ाएं फ़ौरन मिलती हैं। पहली सज़ा ये मिलती है कि आपकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता, आपके मुल्क में जवानों का रेशो कम, बुढ़ों का रेशो ज़्यादा, खाने वाले ज़्यादा, खिलाने वाले कम। सबसे बड़ा नतीजा ये निकलता है, जो निकल चुका है उन मुल्कों में, तभी वो लोग नस्ल बढ़ाने की तहरीकें चला रहे हैं। दूसरा नतीजा जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो फौरी निकलता है, लड़कियों का ग्रोथ रेशो बढ़ जाएगा, लड़कों का कम हो जाएगा। ये तो फौरी। क्यों? जब आपने लगा दिया लोगों को 2 बच्चे ही अच्छे, तो हर शख्स को उन 2 बच्चों में एक बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, जवाब दो मुझे, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जिसके एक बेटा हो गया वो तो दूसरे पे बंद करा देगा, जिसके बेटा नहीं हुआ वो बेटे की लालच में दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी। तो बेटे तो 1 या 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे उस सोसाइटी में, बेटियां 8-8, 10-10 भी हो जाएंगी। तो ये जो कुदरत का बना हुआ रेशो है, जो नेचुरल है, लड़के इतने होने चाहिए, लड़कियां इतनी होनी चाहिए, इस रेशो में तवाज़ुन की ऐसी की तैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप कह सकते हो चाइना और इंडिया में तो 2 बच्चों की पॉलिसी है, वहां तो लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम हैं। मुफ्ती साहब कैसी बात कर रहे हो भाई? वहां भी लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, पैदा होने से पहले मां के पेट में कत्ल किया जाता है उनको। अगर वो कत्ल करना छोड़ दें, भरमार होती वहां लड़कियों की। वो तो जुल्म कर रहे हैं। ये तो उन्होंने रेशो पे कंट्रोल करने का ये तरीका निकाल लिया कि लड़कियों को कत्ल किया जाए। तो ये तरीका जालिमाना नहीं है क्या? हम कर सकते हैं ये? तो इसलिए इसको बेलगाम छोड़ा जाएगा। आप कह सकते हो बेलगाम छोड़ दें तो ये हो जाएगा। भाई कुदरत ने खुद लगाम दी हुई है, कुदरत गाफिल थोड़ी है, अल्लाह गाफिल थोड़ी है, अल्लाह ने खुद लगाम दी हुई है। एक कुदरत की, आप अगर चाहते हो मेरे 12 हो जाएं, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे आपके 12। ये तो कुदरत की तरफ से खुद बहुत सारी कुदरत की तरफ से ऐसा इंतजाम है कि आप करना भी चाहो तो नहीं होगा। तो ये कुदरत का काम है, कुदरत पे छोड़ दो। अल्लाह का काम है, अल्लाह पे छोड़ दो। इन दानिश्वरों की बातों में आके अपनी खुशियों को आग मत लगाओ, अपने घरों को बेआबाद मत करो। दीवारें देख देख के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। खुदा की कसम, डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन 2 चीजें, एक गहरी नींद और एक बच्चों को देखना। अपने बच्चे हों, महल्ले पड़ोस के बच्चे अच्छे नहीं लगते। सबसे बेहतरीन इलाज डिप्रेशन का क्या है? औरत के लिए भी मर्द के लिए भी, औरत की गोद में बच्चा होगा, उसकी जिंदगियों में रंगीनियां होंगी। औरत को अपने बच्चे से ज्यादा किसी से इश्क और मोहब्बत नहीं होती। मिसालें दी जाती है मां की मोहब्बतों की। आपने उसकी महबूब नेमत उसकी गोद से छीन ली और आप चाह रहे कि वो तरक्की करके खुश रहेगी। ना, वो चांद पे पहुंच जाएगी, खुश नहीं हो सकती वो। तो घरों में रौनकों को वीरान मत करो अपने घरों में। ये ठिश-पिश किस्म के लिबरल आए हुए हमें उल्लू बना रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। मौलवी की बातें बताओ, इनको तो कुछ नहीं पता, हमें आपसे ज्यादा पता है। और जाओ उन मुल्कों में जाके देखो तो सही, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बेड़ा, इटली की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, शहरों के शहर वीरान हो गए हैं। और मैं कहता हूं इटली इटलंगा देश बनने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की आबादी ज्यादा है, बांग्लादेश के लोग जा रहे हैं इटली को आबाद करने के लिए। 20-25 साल के बाद आप देखना इटलंगा देश होगा ये, इंशाल्लाह। तो इसलिए कोई बात नहीं अगर बच्चे माँ को तंग करते हैं, अम्मी करने का, यही तो खुशियां हैं यार। क्या ख्याल है? यही तो खुशियां हैं, यही तो इंजॉयमेंट है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए। यार घर में रौनक है। हमारे नाना से लोग पूछते थे घर में खैरियत है? कह रहे हैं खैरियत कम वक्तों की होती है। हमारे यहाँ तो औलादें हैं भाई, कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। खैरियत उन कम वक्तों की होती है। 1000 गज का बंगला है, एक अदद मियाँ बीवी, एक बच्चा, वो भी अमेरिका में। और ये दोनों बुढ़े जिन्होंने उस बच्चे पे सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और बुढ़ापे में भी वो बच्चा इन कम वक्तों के साथ नहीं है। और ये एक दूसरे का मुंह देख देख के अपनी डिग्रियां
اکثر یہ بوڑھے پھر احساس کمتری میں جاتے ہیں اور اپنی جوانی کے واقعات لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. میں ایسا تھا, میں یوں کیا, میں نے یوں کیا. بھائی صاحب اب آپ کی سننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں. جو آپ کی اولاد تھی وہ تو آپ نے روک لی قوم کے وسیع تر مستقبل کی خاطر. اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس مذہب ہے, ہمارے پاس اسلام ہے, ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. تو میں ٹاپک کیا لے کے چلا تھا, میں کہیں اور نکل لیا. ٹاپک یہ لے کے چلا تھا کہ اللہ نے ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کیا ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, ڈپریشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے اس سے فلانی سے اتنی محبت ہے میں رہ نہیں سکتا. میں اس سے کہتا ہوں کم بخت تجھے ہے اس کو نہیں ہے, تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی بیوقوف ہوگی اگر تیری محبت کی خاطر وہ تجھے ٹائم دینا شروع کر دے. کیونکہ تجھے اگر اس سے محبت نہ ہوتی تو ٹائم دیتا نہیں دیتا, تو وہ اس کو نہیں ہے تو کیوں دے گی بیوقوف آدمی. تو یہ دنیا کی محبت ہے میرے بھائی, ٹائم پاس کرنے والی ہے. اصل محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ آج کل لونڈے لپاڑوں میں نا یہ بڑی بکواس کرنے لگے ہیں کہ مجھے سچی محبت ہے. بس یہ آخری بات کر کے سچی مچی کا بیان کرتا ہوں. یہ میرے سامنے نہ بولا کر, منہ توڑ دوں گا میں تمہارا. جب کوئی لونڈا لپاڑا کہتا ہے نا میرے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی ہے مجھے اس سے سچی محبت ہے, تو میرا دل چاہتا ہے اس کو کھینچ کے پوری 5 انگلیاں چھاپ دوں یہاں پہ. بھائی تو یہ بول دے مجھے محبت ہے, ختم. میں تھوڑی پوچھ رہا ہوں کس قسم کی ہے, کیوں ہے تیرے کو اس سے سچی محبت؟ تکلیف سے تجھے جنا ہے, تجھے صبح مار مار کے اسکول بھیجتی تھی, وہ تمہیں صبح روزانہ پراٹھے کھلاتی تھی ہے بھائی, شام کو تیرے لیے چائے بناتی تھی, تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگتی تھی, تیرے غم پہ روتی تھی, تیری خوشی پہ ہنستی تھی. ماں سے سچی محبت نہیں ہے بغیرت کو. ماں روٹھ جائے ایک دن بھی اس کی نیند خراب نہیں ہوگی, وہ روٹھ گئی ہے تو پاگل ہو رہا ہے. اب سچی محبت نہیں, ٹھڑک ہے ٹھڑک, تو ٹھڑک کو ٹھڑک ہی کہو, ہوتی ہے سب میں ہوتی ہے, مرد ہے تو ہوگی ٹھڑک. اس کو سچی محبت کا لیبل لگا کے پاکیزہ بنانے کی کوشش بولو مت کرو. بولو مفتی صاحب ٹھڑک بہت زیادہ بڑھ چکی ہے میری, بس یہ بولا کرو میرے سامنے آ کے, ٹھڑک سے پاگل ہو گیا ہوں, سب کو علاج بتاؤ. یہ نہیں بولو سچی, یہ انڈین فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے سچی محبت. تبھی کافر کا بچہ گرل فرینڈ سے سچی محبت کرے گا, باپ اور ماں کو کم بخت اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا جا کے. کہتے نہیں وہاں کیئر زیادہ ہوتی ہے, تو گرل فرینڈ کو بھی جمع کرا دینا, وہاں کیئر ہوگی. کتے کو جمع کرا دینا, اپنے کتے کو ساتھ ساتھ لے کے گھومتا ہے, اس کی بھی تو کیئر اولڈ ہاؤس میں بہت اچھی ہوگی. کوئی ملازم رکھ لے, کتے کو لے پالے جا کے. باپ اور ماں کا, دادا دادی کا مقدر کم بختوں نے اولڈ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, اور سچی محبت کتے سے اور گرل فرینڈ سے. تو ٹھڑک کو کیا کہا کرو, بولو ٹھڑک ہے. تو سچی بچی نہیں بولا کرو, پھر اس میں کھو جائیں گے. کھو گیا ہوں, پھر سگریٹ پینا شروع کر دے گا, اور پھر کہ سچی محبت پاگل ہو رہا ہوں, پھر مر جائے گا. میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں, میں کہتا ہوں الحمدللہ ایک ٹھڑکی کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا. اور یہ بیوقوف بے شرم سمجھتے ہیں کہ میں جب اس کی محبت میں مروں گا نا تو ساری زندگی میری یاد میں روئے گی وہ. اس کو ایک میسج چلا جائے گا, کوئی تیرا سچا عاشق تھا. بھائی صاحب یہ فلموں کی دنیا ہے, اوریجنل نہیں ہے یہ, وہ نہیں یاد کرے گی. 3-4 دن ہو سکتا ہے تھوڑا سا سوچے, اس کے بعد جمشید سے لائن سیٹ کر لے گی. کس سے لائن سیٹ کرے گی؟ جمشید سے. جمشید بھی اگر مر گیا, غفار, ستار, وسیم اور صفوان, عفان, اور کیا ہے, ولید, بہت سارے نام ہیں, اسامہ, رفیع, تو بہت سارے مرد کم نہیں ہے مارکیٹ میں. تو بیوقوف. اور پھر پتہ ہے کیا کرے گی, بس سچی مچی کا آخری, پھر تیری قبر پہ جمشید کے ساتھ آئے گی فاتحہ پڑھنے کے لیے. پھر آپ قبر کے اندر لیٹے لیٹے یہ شعر پڑھو گے, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو. پہلے اردو میں ترجمہ کر لو نا, پھر شعر کا مزہ ہے. اردو میں جلانا کہتے ہیں زندہ کرنے کو, اور جلانا سڑانے کو, جیلس کرنے کو. تو مردہ اصل میں بزبان حال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر کے تیری محبت میں کم بخت مر گیا, تو اب اکیلی آ جانا میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے, یا اپنی بہن کے ساتھ آ جا, امی کے ساتھ آ جا, باپ کے ساتھ آ جا, فاتحہ پڑھ, تاکہ میں جلا مجھے مل جائے, مجھے ایک نئی زندگی مل جائے. دنیا سے واپس تو نہیں آ سکتا, لیکن قبر میں تھوڑا سا انجوائے کر لوں گا یار, چلو ایک زندگی مل جائے گی. تو کم بخت آ بھی کس کے ساتھ رہی ہے, نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ, جمشید کے ساتھ. تو اس پہ مردہ اندر سے شعر کہتا ہے, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تو آگے سڑا رہی ہے. اور مجھے یہ ہے محبت جس کو سچی مچی کہتے ہیں. سچی محبت اللہ سے ہوتی ہے, ماں باپ سے ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہو جاتی ہے. شروع میں ٹھڑک ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. بیوی سے ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے ہوتی ہے. تبھی اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے, ریلیشن جوڑنے کا حکم دیتا ہے. اس ریلیشن کے علاوہ اسلام کسی اور ریلیشن کو نہیں مانتا.
समझ में आ रही है बात? तो मोहब्बत उनसे करो जिससे करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, सुकून में रहोगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बार लगाने के बाद जो पानी मुंह में जमा हो जाए, तंबाकू का असर भी होता है, वो निगलने से वुज़ू होता है, वो वुज़ू नहीं टूटता उसको निगलने से। जमशेद साहब कराची से, भाई जमशेद जिसका मैं तस्करा करता हूँ आज आ गए। मुफ्ती साहब मैं दूर से आपके लिए इतर लेकर आया हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने हाथों से इतर पेश करूँ दिल से। चले भाई पेश कर दो, लेकिन मैं इतर जब भी मुझे कोई देता है, इधर मैंने इतर लिया, इधर किसी और को गिफ्ट में दे दिया, क्योंकि खुशबू, कपड़े, जूते, टोपी, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान 10-20 चीज़ों में अपने लिए सेलेक्ट करता है। इनमें कभी दूसरे की पसंद पे, जैसे बीवी है, आप मशवरा दे रहे हो वहाँ शादी कर लो कि आपको बहुत पसंद है, भाई मेरे को पसंद होगी तो करूँगा, तेरे को पसंद होगी तो तू कर ले, मैं क्यों करूँ? क्या ख्याल है? औरत के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी, अपने लिए कपड़े, अपने लिए जूते, अपने लिए टोपी, ये सब आपकी सिलेक्शन है, इसमें दूसरे की राय का एतबार नहीं होता। तो खुशबू दें, मुझे अच्छी बात है, आपके तोहफे की मैं कदर करूँगा, लेकिन मेरी आदत ये इधर आया और इधर पार्सल कर। चलो अच्छी बात है, मोहब्बत की आपने, अल्लाह खुश रखे आपने दी है, बड़ी बात। एक दफ़ा मैं सूंघूंगा ज़रूर इसको, ठीक है? अच्छा मेरे बॉय, क्या नाम है आपका? यूसुफ, माशाल्लाह, मेरे बेटे का नाम भी यूसुफ है। और कहाँ रहते हैं? मॉडल टाउन में। हर हफ्ते आते हैं बयान सुनने, माशाल्लाह। चलो अल्लाह कबूल करे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मुफ्ती साहब मेरा दोस्त आमिल जादू टोना के चक्कर में पड़ गया है, वो कहता है मेरी शादी कराओ, अब जिन्नात लड़के से शादी करूँ। कह रहा है मैं किसी जिन्नात लड़के से शादी करूँगा, लड़की से शादी, जिन लड़की से शादी करेगा, जिन से शादी करेगा, जिन से। आमिल करा देगा तेरी शादी किसी जिन्निया से, समझ रहे हैं? पागल हो गया है। आमिलों के पास जो भी जाता है उसका दिमाग ना खिसके ये मुमकिन नहीं है, और जिसको आमिलों के पास बैठने वाले का दिमाग खिसका हुआ नहीं लग रहा, इसका मतलब वो खुद भी खिसक चुका है। आपका दिमाग सही है या नहीं है, इसकी बेहतरीन अलामत है कि आपको आमिल खिसके हुए लगते हैं कि नहीं लगते। अगर खिसके हुए लगते हैं इसका मतलब आप ठीक हो। अगर मेरे पास जब भी कोई आता है ना कि मुफ्ती साहब मुझे वहम हो गया कि मेरा दिमाग खिसक गया है, यार तुम लोग को बात ना आसानी से समझ में नहीं आती। देखो डॉक्टर के पास जब कोई जाएगा और कहेगा डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे बुखार है, तो डॉक्टर कहेगा तुझे कैसे पता चला तुझे बुखार है? डॉक्टर साहब मेरा माथा गर्म है। डॉक्टर कहेगा हो सकता है धूप में बैठा हुआ हो, माथा गर्म हो गया हो। तो बुखार सच्ची में है या नहीं है, उसका क्राइटेरिया, उसका मैयार क्या है? थर्मामीटर। वो झूठ नहीं बोलता थर्मामीटर, वो मुंह में या बगल में लगाएगा, पता चल जाएगा कि कितने फ़ारेनहाइट, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। इससे सही पता चलता है कि नहीं पता चलता? इसी तरह आप किसी नफ्सियाती की डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे पूछेगा, आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है मेरा दिमाग खिसक गया है, बहुत सारे क्वेश्चन करेगा आपसे, उसके बाद वो फैसला करेगा। मैं नफ्सियाती जो साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उनको कहता हूँ कि एक मेरे पास बेहतरीन थर्मामीटर है, वो आप सब रख लो, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा बंदा खिसका हुआ है या नहीं है। आई बात समझ में? 2 मिनट में। वो मैयार क्या है? मैयार ये कि जब भी आपके पास कोई बंदा आए और आपने देखना हो कि ये खिसका हुआ है या नहीं है, तो किसी आमिल को अपने पास बिठाओ और उससे कुछ बातें करवाओ। अगर इस शख्स को आमिल खिसका हुआ लगे, इसका मतलब ये बंदा ठीक है। अगर इसको वो आमिल खिसका हुआ नहीं लग रहा और लग रहा है कि ठीक है, इसका मतलब ये बंदा खिसक चुका है। क्योंकि आमिलों की बातों का ना कोई सर होता है और ना कोई पाँव, चाहे आमिल देवबंदी हो, रायवंड का मुकीम हो, जामिअत रशीद से फारिग हो, दारुल उलूम कुरंगी से फारिग हो, बिन्नौरी टाउन से फारिग हो, आमिल की बात कभी लॉजिक की नहीं होती, हमेशा हवाई फायरिंग होती है, न सर ना पाँव। आई बात समझ में? तो इसलिए जिसको आमिल खिसके हुए लग रहे हैं एकदम फिट है, जिसको आमिल खिसके हुए नहीं लग रहे इसका मतलब खुद ये क्या हो चुका है? खिसक चुका है। बेहतर आप इसको मजाक हल्का ना समझो। आप समझ रहे हो सब मजाक कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कर रहा हूँ। तो जितने साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट हैं उनको चाहिए अपने पास एक आमिल बिठा के रखा करें, उसको पैसे दे दिया करें। तो जैसे ही कोई पेशेंट आ रहा है आमिल को बोले कुछ बोलो। पेशेंट अगर कहे कि बेहतरीन, इसका मतलब इसको मेडिसिन की ज़रूरत है। पेशेंट अगर कहे तो खुद खिसका हुआ है, इसका मतलब डॉक्टर साहब आपसे ज़्यादा ये बंदा तेज़ है, ठीक है ना? आप खिसके भी हो सकते हो, ये बंदा खिसका हुआ नहीं है। बेहतरीन मैयार है ये, समझ आ रही है बात? क्योंकि इलॉजिकल बातें किसी को सही लगें तो इसका मतलब वो खुद पागल है। भाई ये लड़के के 8,000 रुपये गिरे, उठा लो, मैं सवाबी से आया हूँ, मुलाकात के लिए मेरे वालिदैन दोनों वफ़ात पा चुके हैं, इनके लिए दुआ, दिल से दुआ जी अल्लाह आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, कुशादा रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। कहते हैं मुझे नसीब फरमा दें, मैं पूरी ज़िंदगी याद रखूँ। कहाँ हैं आप में? अच्छा, आ जाए मुसाफ़ा कर लें। तो मेरे भाई कोई नसीहत कर दूँ, एक नसीहत करने की है, एक नहीं करने की है। आप पहले मुसाफा तो कर लो। एक नसीहत तो ये है कि काम नहीं करना है, कभी भी दूसरी शादी नहीं करना, ये नसीहत है मेरी, ज़िंदगी टेंशन में आ जाएगी। दूसरी नसीहत ये है कि करना तो पूरी 4 करना, टेंशन में फिर भी आएगी ज़िंदगी, लेकिन आखिरत में कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तशरीफ़ रख। खैर ये तो मजाक था। फिर नसीहत तो किसी के हालात देख के की जाती है ना, किसी वक्त दाढ़ी रख लें,
ٹھیک ہے نا, ہمت کر کے بڑھا لے داڑھی. اچھا ہاں بھائی, السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. صاحب 200 کلومیٹر دور سے سفر کیا ہے آپ سے, آپ کی زیارت کے لیے ماشاء اللہ. مسافہ کر. حیدرآباد سے آ رہے ہیں؟ حیدرآباد کے قریب ٹنڈول ہے یار. اچھا چلو پھر ملتے ہیں ابھی آپ سے تھوڑی دیر. اور کوئی سوال؟ نہیں بس. بھائی کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم مفتی صاحب. کہاں رہتے ہیں؟ ٹنڈو اللہ یار. اچھا کیا کرتے ہیں؟ چلو اللہ کامیاب کرے آپ. ٹھیک ہے جزاک. اور بھائی السلام علیکم مفتی صاحب. یار مفتی آپ صاحب تو پولیس میں ہیں. مفتی صاحب سوال تھوڑا سا طویل ہے ہاں لیکن امپورٹنٹ ہے. یہ جو ابھی انڈیا میں حالات چل رہے ہیں, ہاں. یہاں کے ایک میرے دوست ہیں مسلمان ہیں, انہوں نے مجھے پوچھنے کا بولا ہے کہ پاکستان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہاں اب وہاں پہ کچھ مسلم اسٹوڈنٹس بھی ہیں, بالکل ناجائزی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, پیپر لیک ہو گیا, خودکشی وغیرہ ہوئی, اور ان کے ایک انجینئر نے بھوک ہڑتال پہ بیٹھ کے اپنی طبیعت بھی خراب کر لی. کہاں پر؟ انڈیا میں. تو اب وہاں کے مسلمانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ حکومت کے ریاست کے خلاف کتنا جا سکتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے, ہم لوگ بھی کہتے ہیں ریاست کے خلاف کبھی بھی مت جاؤ. یہاں خلاف جانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلحہ اٹھا کے بغاوت مت کرو. باقی احتجاج کر کے ریاست کے کسی پالیسی کے خلاف چلنا, یہ کرو 100 دفعہ کرو, اس سے کون منع کر رہا ہے؟ اسی بے حسی کی وجہ سے تو کراچی کا یہ حال ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. کراچی والے, میں بھی اس میں داخل ہوں ان بے حس لوگوں میں. ہم میں اگر حس ہوتی تو یہ گورنمنٹ کراچی کا یہ بیڑا غرق کرتی. تو نکلو نا کراچی والوں, باہر نکلو. میں بھی اس میں شامل ہوں, میں بھی, یعنی میرا بھی قصور ہے اس میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. سب سے پہلے میں برا ہوں. ہم لوگ نہیں نکلتے, ہم لوگ نہیں بیٹھتے, کنٹینر لے کے روڈ بند کرو, بولو کراچی کو بناؤ اسلام آباد جیسا, دیکھو تو ان کا باپ بھی بنائے گا. تو ہم جو کہتے ہیں ریاست کے مخالف مت چلو, مطلب مار دھاڑ مت کرو, دکانیں مت توڑو, کسی کو قتل مت کرو, دھماکے مت کرو, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. باقی سیاسی سطح پہ جو احتجاج کا آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے اس کو استعمال کرو. جیسے بنگلہ دیش میں ہوا نا, بنگلہ دیش میں پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئی اور بالآخر حکومت پلٹ گئی, کیونکہ وہ جو حکومت تھی ظلم کر رہی تھی, جو ماضی کی حکومت تھی. عوام میں اویئرنیس تھی. سندھ میں دیکھو حشر کیا, میں نہیں کہہ رہا سندھ کی حکومت میں سارے برے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں ان میں, لیکن حال ہمارا کیا کیا ہوا ہے, تو کراچی کی عوام ہے, مجھ سمیت ہم سب بے حس لوگ ہیں. تو بس انجوائے کرو لائف کو.